हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग सेफ हैं और घरों में हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक्त में वी ऑल शुड स्टैंड विद ईच अदर एंड हेल्प द नीडी पीपल अराउंड अस एंड हेल्प द सोसाइटी बाय स्टेइंग एट होम। डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, क्योंकि बैठे बैठे तो बहुत सफर फेसबुक ही चलाएंगे और फॉरवर्ड इधर उधर भेजेंगे। तो ध्यान रहे कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले आप थोड़ा सोचें, देखें कि जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो फेक ना हो। चलो बैक टू स्टडी। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है साइबर सिक्योरिटी का ई लर्निंग में, जिसमें हम आज ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी करें। वैसे सामने बैठ के फन ज़्यादा होता है। So let's see how we'll move forward. So first one is the need for the security. We'll be studying about the need for the security, and there are 4 points in this. So we'll be understanding each point. The first one is protect the organization's ability to function. Means that information security is a management issue and a people issue. Means our information security, हमारी जो इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है करना? मैनेजमेंट की। और जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेट्स से आपकी क्लास में कोई बच्चा या आप लोग में से कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी क्लास में कोई भी बंदा, आपके इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहेंगे कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस इंफॉर्मेशन की आप मैनेजमेंट है, आप उस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट हो गए आप। इट्स योर ड्यूटी टू सिक्योर दैट इंफॉर्मेशन। Last one says the same thing. Communities of interest must argue for information security in terms of impact and cost. Means कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है, इंफॉर्मेशन कहीं खुल जाती है, कहीं किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या कॉस्ट हमको पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट इज इनेबलिंग सेफ ऑपरेशन। इनेबलिंग सेफ ऑपरेशन मीन्स दैट the organization should enable safe operations of our application, all the data which we have in the campus, जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारी चीजें हैं। So first point says organization must create integrated, efficient and capable applications. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो एप्लीकेशन बनानी हो, एफिशिएंट बनानी है, कि उनमें साइबर सिक्योरिटी लगाए, उनकी सिक्योरिटी फीचर उनमें ऐड करे कि वो कोई भी और अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। अनऑथराइज एक्सेस के बारे में हम काफी पहले पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारी सेफ रहेगी अनऑथराइज एक्सेस से। सेकंड पॉइंट से ऑर्गेनाइजेशन नीड एनवायरनमेंट्स दैट सेफगार्ड एप्लीकेशंस। सो इट मींस दैट देयर शुड बी सम एनवायरनमेंट टू कीप योर एप्लीकेशन सेफ। इसका मतलब तुम्हें शायद समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन जहाँ पे भी है, let's say we have I have shown in class that it's most of the applications or websites are placed in HTTPS, that is the secure platform. तो सब organization or most of the more than 95% of the organization are keeping their data over the secured protocol, secured line, that is the HTTPS. This is the only secured line where we can place our data. Third one says management must not abdicate to the IT department its responsibility to make choices and enforce decisions. So this point says मैनेजमेंट को किसी भी तरीके से आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि एप्लीकेशन को क्रिएट करना, तो मैनेजमेंट को नहीं उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। दे शुड नॉट एक्ट एज किंग और क्वीन। द वर्ड एब्डिकेट, if you'll google it, you will see the meaning that it says that person should not act as king or queen. So here it is used and to inform that management should not think that they are the king and queen of the organization,
They should let the IT people do their job, because IT people are the best people who know how to make an application secure. Next is protecting the data. One of the most valuable assets is data. Without data, an organization loses its record of transaction or its ability to deliver values to its customer. So it's self-explanatory that data is the most valuable asset for any organization. अगर हमारा ही कोई डेटा, लेट्स से हम जो नोट्स बना रहे हैं और वो नोट्स ही हमारे खो जाएं, तो फिर हमारा कितना इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हुआ है. सो विदाउट डेटा, अगर आप लोगों का सेकंड पॉइंट में जो दिया गया है कि विदाउट डेटा एन ऑर्गेनाइजेशन लूजेस इट्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन और इट्स एबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू टू इट्स कस्टमर. अगर आप लोगों का फी जो आप डिपॉजिट करते हो उसका डेटा ही खो जाए, और लेट्स से ऑफिस से खो गया आपका डेटा कॉलेज वालों से, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो प्रूफ होगा जैसे कि आपने कुछ सबमिट करा है, बट वो वेरीफाई करने के लिए वो कहाँ से वेरीफाई करेंगे कि आपने फीस सबमिट करी है? इसी तरीके से काफी सारा डेटा अगर लॉस होता है तो दोनों पार्टीज का नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपका भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा. थर्ड पॉइंट सेज एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम is essential to the protection of the integrity and value of the organization data. This means एक अच्छा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम या एक अच्छी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर हम एक जगह इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करती है. और अगर डेटा प्रोटेक्ट होगा तो हमारे ऑफिस की इंटीग्रिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो डेटा है वो कोई ऑल्टर नहीं कर पाएगा. तो अगर कोई ऑल्टर कर पाता है तो हमारी डेटा की इंटीग्रिटी लॉस होगी, और अगर इंटीग्रिटी लॉस हुई है तो दैट कम्स अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ information. So it has been compromised. If data's integrity is lost, then the data is compromised. So that is the reason we need information security. So fourth point is and last one is safeguarding technology assets. So here it says organization must have secure infrastructure services based on the size and scope of the enterprise. मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग उनको अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर मींस हियर दैट the organization, what exactly the organization is doing. Let's take example of your college only. आपका कॉलेज है, आपकी आर्किटेक्चर की क्लासेस चलती हैं अभी फिलहाल, उसमें इतना बड़ा कैंपस है, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है, बिल्डिंग्स आपके लिए लैब्स बना रखी हैं, उसके लिए सिक्योरिटी भी उन्होंने रख रखी है. बाहर गार्ड्स हैं, गेट पे चेक करते हैं, फिर आप एंट्री करते हैं, अंदर भी रिसेप्शन के पास भी गार्ड्स बैठते हैं. वी हैव टीचर्स जो आपके गार्जियन की तरह काम करते हैं कॉलेज में. वी हैव अदर स्टाफ, सो दैट ऑल कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जितने स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से अगर आपके कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो आपके टीचर्स भी और ज्यादा बढ़ेंगे. अगर आपके कॉलेज में 10 बच्चे हैं लेट्स से किसी क्लास में, तो वहाँ 10 टीचर्स थोड़ी आपको दिए जाएंगे, करेक्ट? तो अगर ज्यादा बच्चे हैं, लेट्स से मेरे ही एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपके 35-40 स्टूडेंट्स एक एक क्लास में, तो मैं एक क्लास को, दोनों क्लास को अलग अलग पढ़ाता हूँ, एक क्लास को एक साथ नहीं पढ़ाता, मतलब दोनों क्लास को एक साथ नहीं पढ़ाता हूँ. तो सेम थिंग इज रिटन here. Hope you understand it. Hope you understood what is written over here. So second says additional security services may have to be provided. So अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है दैट उनको एडिशनल कोई सिक्योरिटी चाहिए, so that should also be provided. अगर same thing I'll refer here also. कॉलेज में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ गार्ड्स, या कल को कोई नया कोर्स आता है कॉलेज में तो उसके लिए भी नई फैकल्टी, नए ज्यादा गार्ड्स, ज्यादा एरिया, किसी भी चीज के लिए जो भी आपकी यूटिलिटीज की चीजें वो ज्यादा करनी पड़ेंगी. लास्ट पॉइंट है सेज more robust solutions may be needed to replace security programs the organization has outgrown. So इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि एक कंपनी, फिर सेम एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कॉलेज में आपके अभी लेट्स से 20 गार्ड्स हैं और स्टूडेंट 100 है,
तो एक स्टूडेंट पे 5 स्टूडेंट पे एक गार्ड बैठा, ठीक। और कल को आपके कॉलेज में एमबीए की भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो उसमें 100 बच्चे और आ गए, तो फिर गार्ड आपके फिर एग्जैक्ट नंबर 20 ही रहा, लेकिन अब सिक्योरिटी और ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, गार्ड भी बढ़ा दिए जाएंगे। कुछ और भी, जैसे आपकी कैफेटेरिया जो है वो अभी छोटा होगा, या उसमें लिमिटेड क्वांटिटी का फूड आता होगा, आपके 100 लोगों लायक, तो वो भी बढ़ाया जाएगा। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन के लिए जब हम कोई कंपनी की एक एप्लीकेशन पुरानी हो जाती है या फिर स्ट्रांग नहीं रहती है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यू रिमेम्बर इन क्लास 128 बिट एंड 256, मैंने आपको facebook.com भी खुलवा के दिखाया था, उसमें SHA-256 का आपको एग्जांपल दिया था। और पहले मैंने आपको ये बताया था कि पहले 128 बिट की एन्क्रिप्शन यूज होती थी, अब 256 की यूज होने लगी, तो ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। So now we'll be discussing about some simple definitions. So first one is vulnerability. So what is vulnerability? A weakness that makes target susceptible to an attack. मतलब जैसा आजकल कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है सब पे, everyone is feeling very scared that यार मेरे को कोरोना हो जाए, मेरे को ना हो जाए, I should be safe from it. So we are also getting these studies that who all are vulnerable to this कोरोना। तो जो सबसे ज्यादा vulnerable हैं वो हैं हमारे ओल्ड एज के लोग, जिनको साथ में डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, इस टाइप की कोई बीमारी है। तो मतलब vulnerability हो गई जो आपको अटैक को बहुत जल्दी, जिसके ऊपर अटैक बहुत जल्दी हो सकता हो, तो दैट इज vulnerability। सेकंड सेज डेफिनेशन ऑफ थ्रेट। सो व्हाट इज अ थ्रेट? आप सबको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ थ्रेट दी होगी। घर वाले भी हमें थ्रेट देते हैं, पास नहीं हुए तो ये हो जाएगा, फेल हो गए तो ये हो जाएगा, इसमें ये चीज नहीं हुई तो ये हो जाएगा। दोस्तों को भी हम थ्रेट देते हैं, भाई तूने मेरा ये काम नहीं करा तो ये कर दूंगा। झगड़ा हो जाता है तो भी हम एक दूसरे को थ्रेट देते हैं। तो व्हाट इज थ्रेट? द एक्सप्रेस पोटेंशियल फॉर द अकरेंस ऑफ अ हार्मफुल इवेंट सच एज एन अटैक। तो सिंपल है। सो नाउ व्हाट इज अटैक? an action taken against a target with the intention of doing harm। तो जैसे अगर कोरोना वायरस का फिर एग्जांपल लेते हैं, कोरोना वायरस किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो सेम थिंग इज रिटन, एन एक्शन टेकन अगेंस्ट अ टारगेट विद द इंटेंशन टू डूइंग हार्म। तो कोरोना वायरस जिस पे भी अटैक करेगा उसको हार्म पहुंचाएगा। तो यही चीज अटैक को डिफाइन करती है। नाउ विल बी discussing about types of attacks. So here are two types of attacks which are given: active attacks and passive attacks. So first we will be discussing about the passive attacks. So what is passive attacks? Let's read it out. The attacker aims to obtain information that is in the transit but does not attempt to perform any modification to the data. Passive attacks are harder to detect. So what do you understand by this? If we'll go through it, we can easily understand what is written in it. In passive attacks, कोई भी जो हैकर है या जो भी बीच में आपका डेटा पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, वो सिर्फ डेटा को पढ़ेगा। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो रही है। यहाँ पर आपको मैंने सारा बताया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हुई है, करेक्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता था कि आप और मेरे बीच में कोई बात थी, वो किसी तीसरे पर्सन ने सुन ली, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रही। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर इन पैसिव अटैक्स। जो अटैकर है वो कोई मॉडिफिकेशन का अटेम्प्ट नहीं करता है, बस उस डेटा को देख सकता है। सो नाउ वील डिस्कस व्हाट इज एक्टिव अटैक। So the active attacks are based on modification of the original message. So here the original message has been modified by the attacker. This is known as integrity issue. We have lost the integrity of our data. Moving forward says or on creation of false message. So it has added some false message in the original data. These attacks cannot be prevented easily. They can be detected with some effort and attempts can be made to recover from them. ठीक, ये आसानी से नहीं कर पाते हम पता, बिकॉज इसके लिए बिकॉज द थिंग इज वी आर नॉट अवेयर दैट व्हाट एक्चुअली द सेंडर हैज सेंड अस।
So there are the methods by which we can identify this, and I'm not sure that these are present in your course. So if I'll be trying to make you understand that how we are doing it, so it will be a bit difficult. But if any one of you want to understand it, you can give me a call. I'll make you understand. And it's really very interesting that how do we identify that the data has been compromised, or has been there has been some integrity issue in it. So if any one of you is interested in knowing it, give me a call. I'll explain you the exact thing. But as it is not part of the course, so we'll not go into that because it can confuse you as of now. But there are methods to check that. So last thing says these attacks can be in the form of interruption, modification, and fabrication. Next one is interception. So interception occurs when any unauthorized or undesired users unit get access to information. So simple, what it says कि कभी जब भी कोई अनऑथराइज्ड जो ऑथराइज्ड नहीं उस इंफॉर्मेशन के लिए, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है या देख लेता है। जब आप देखते होंगे काफी मूवीज में आपने देखा होगा कि अल्फा डेल्टा चार्ली करके वो आर्मी वाले एक दूसरे से बात करते हैं, और कुछ लोग मतलब लेट्स से जब कुछ आपके लेट्स से बीच में अटैकर जो होते हैं, कोई टेररिस्ट या कई बार जो टेररिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मुंबई अटैक के टाइम पे आप सबको अगर किसी को याद हो, आप तो किसी ने अगर आप नहीं भी याद हो तो आप देखना कि किस तरीके से मुंबई अटैक में जो पाकिस्तान से बैठ के लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ताज होटल में अपने टेररिस्ट को, तो कैसे हमारे इंडियन फोर्सेस ने कैसे उसे इंटरसेप्ट करा था। इंटरसेप्ट करना मतलब उस जो वो बात कर रहे हैं उसको बीच में जाके सुनना। और ये बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि दो जने बात कर रहे हैं और उनके बीच में कॉल इंटरसेप्ट कर ली गई है, सुन रहे हैं लोग बैठ के। तो इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ। सो व्हाट सो बेसिकली इंटरसेप्शन इज एन अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी आप सबको पता ही है कि क्या होती है, कि जब दो जने बात कर रहे हैं उनकी बात जो दो जनों के बीच में बात होनी चाहिए, वो कोई तीसरा अनइंटेंडेड अनऑथराइज्ड यूजर उस चीज को सुन ले। सो example same जो मैंने आपको दिया था, it can be through wiretapping and copying data files from network between sender and receiver of information. So now what is fabrication? Fabrication बहुत ही simple है। When any unauthorized user if gains access to system and sends message instruction to other using posing as valid user. So fabrication वो कि आपको मुझे कोई डेटा भेजना था, ठीक, आपको मेरे को कोई डेटा भेजना था, लेकिन आपने जो डेटा भेजा उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको फैब्रिकेट कर दिया और आपकी आईडी से ही मेरे को भेज दिया। ठीक, तो मेरे को क्या लगा है कि भाई आपने ही मेरे को डेटा भेजा क्योंकि आपकी ही आईडी से मेरे पास आया है। तो व्हाट इज इट, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे, तो ये एक अटैक है। अगर हम ऑथेंटिकेट कर देंगे तो पता लग जाएगा कि भैया अटैक हुआ है और फैब्रिकेटेड माल आया जो हमारे पास आया है। Next is modification. When any unauthorized user if gains access to a system and modify the information or message. तो modification का क्या मतलब हुआ, इंटीग्रिटी। यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया पूरा, कुछ भी जो डेटा दो जनों के बीच जो डेटा फ्लो करना था उसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रिटी इशू। नेक्स्ट इज इंटरप्शन। When the intentional action of unauthorized user, an authorized user may not be able to contact a server computer. Interruption defeat the principle of availability. तो ये हमने पढ़ा था, इसका मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से एग्जाम में आपके सेशनल में, डिनाइल ऑफ सर्विस का। तो यह डिनाइल ऑफ सर्विस ही आता है इंटरप्शन का, जो मतलब हुआ कि आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए थी, बट अनऑथराइज्ड यूजर ने इतने सारे उस पर ट्रैफिक डाल दिया कि आपको इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं हुई। So next is threats. In threats, it is first point says management must be informed of the various kind of threats facing the organization.
इट मीन्स दैट मैनेजमेंट शुड बी इन्फॉर्म, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्रेट उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं। उनके स्टूडेंट की सेफ्टी, अगर उनके स्टूडेंट की सेफ्टी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है आपके कॉलेज के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है तो ये एक थ्रेट है। कॉलेज का कोई भी सामान अगर गायब होता है उसकी सिक्योरिटी करना भी कॉलेज वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये सब थ्रेट के अंडर आता है। अ थ्रेट इज एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और अदर एंटिटी दैट रिप्रेजेंट कांस्टेंट डेंजर टू एन एसेट। सो हियर व्हाट इट मींस, थ्रेट एक ऐसी चीज है, कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसी चीज है जो किसी भी चीज के लिए खतरा बन सकती है। जैसे कि कोई कोरोना का, आज मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हॉट टॉपिक आजकल सब कोरोना ही चल रहा है। तो कोरोना से इन्फेक्टेड अगर कोई बंदा है तो आपका कॉलेज कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आपके कॉलेज कैंपस में आए और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करे। तो वो एक थ्रेट है पूरे कॉलेज के लिए। करेक्ट। So last one now says that by examining each threat category in turn, management effectively protects its information through policy, education and training and technology control. तो जैसा कि आप सब ने देखा कि अभी कॉलेज सब बंद हो गए हैं, क्यों हो गए? कि भैया थ्रेट है। क्या थ्रेट है? कोरोना का थ्रेट है। किसी को बुखार भी है तो उसकी भी थर्मल स्कैनिंग हो रही है आजकल, उसको भी चेकअप कराना पड़ रहा है, पूरा अपने लैब टेस्ट हो रहे हैं उसके। तो ये सब क्या है? थ्रेट है। तो थ्रेट तो आजकल सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि थ्रेट होता क्या है। एक छोटी सी स्लाइड है, एक्ट्स ऑफ ह्यूमन एरर और फेलियर, कैटेगरीज और एग्जांपल्स हैं, गो थ्रू देम, सिंपल है, कुछ है। एक्ट्स ऑफ ह्यूमन एरर और फेलियर, so what it says, includes act done without malicious intent, caused by inexperience, improper training, incorrect assumptions, other circumstances. Employees are greatest threat to information security. They are the closest to the organization data. इसका मतलब कुछ समझे कि हम किस चीज में बात कर रहे हैं? कि एक्ट्स ऑफ ह्यूमन एरर और फेलियर, ह्यूमन की वजह से होने वाले एरर की वजह से, ह्यूमन की वजह से होने वाले फेलियर की वजह से, जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे क्लाइंट में जो होते हैं हमारे, अगर हम ह्यूमन एरर बोल के कुछ चीज उनसे एक्सेप्शन ले लेते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो दे पार्डन अस मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ह्यूमन से गलती हो जाती है। ठीक, क्यों हो जाती है इसमें लिखा हुआ है। तो इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है उस काम करने का, कोई काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई बार जल्दबाजी में गलती हो गई, एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं था कैसे करना है लेकिन कर दिया तो गलत हो गया, ट्रेनिंग नहीं थी उस चीज की, खुद से कुछ चीज अजम्पशन करके कर दिया, या फिर कोई और किसी कारण, किसी भी रीजन से कुछ गलत हो गया। ठीक, तो एम्प्लॉयज आर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो सबसे इंफॉर्मेशन के पास होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है उसके एम्प्लॉयज के पास सबसे जल्दी एक्सेसिबल होती है। करेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उसके जो एम्प्लॉयज हैं वही उसको मैनेज कर रहे हैं, तो दे आर द क्लोजेस्ट वन। एम्प्लॉयज मिस्टेक्स कैन इजीली लीड टू द फॉलोइंग: revelation of classified data, revelation of classified data, entry of erroneous data, accidental deletion or modification of data, storage of data in unprotected areas, failure to protect information. Many of these threats can be prevented with controls. बहुत ही सिंपल है जो दे रखा है कि रिविलेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा क्या होता है? जो डेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता, होना चाहिए सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के पास होना चाहिए, उसे क्लासिफाइड डेटा बोलते हैं। गलत डेटा एंटर कर दिया, लेट्स से आपकी जो अटेंडेंस मार्क होती है वही गलत एंट्री कर दी उसकी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। गलती से डिलीट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कुछ गलत जगह स्टोर कर दिया, फाइल थी बहुत इंपॉर्टेंट उसे खुले में रख दिया, कोई भी देखो पढ़ो। और तो ये फेल टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसमें क्या, मेनी ऑफ दीज थ्रेट्स कैन बी प्रिवेंटेड विद कंट्रोल।
Now let's say deviation in quality of service by service providers. Situation of product or services not delivered as expected. ठीक, सर्विस कई बार होती है कि जिस तरीके से सोचा था कस्टमर ने वैसे डिलीवर नहीं हो पाई. इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन मेनी इंटरडिपेंडेंट सपोर्ट सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लासों में. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एक सिस्टम जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और हम उसके हेल्प से कुछ यूजफुल काम कर पाते हैं. ठीक, तो वो इंटरडिपेंडेंट सपोर्ट सिस्टम, मतलब वो किसी के थ्रू आ रही है, तो ये एक सपोर्ट सिस्टम ओवरऑल हो गया. 3 sets of service issues that dramatically affect the availability of information in system are internet service, communication, power irregularities. मतलब कि हमारी जो अवेलेबिलिटी किसी भी चीज की इफेक्ट कर सकती है वो इंटरनेट की सर्विस. इंटरनेट नहीं है तो हमें चीज अवेलेबल नहीं होगी. अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है दो जनों के बीच में तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. या अगर पावर फेलियर, बिजली नहीं है तो कैसे मिलेगी. The internet service issue says loss of internet service can lead to considerable loss in the availability of information. मतलब इंटरनेट नहीं है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी. अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आप मोबाइल पे न्यूज देख रहे हो, देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे. आपके पास केबल का कनेक्शन नहीं है, आपको न्यूज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे. व्हाट्सएप के पास, व्हाट्सएप से जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे विदाउट इंटरनेट. ठीक, तो next point says when an organization outsources its web servers, the outsourcer assumes responsibility for all internet services, the hardware and operating system software used to operate the website. तो वेब सर्वर क्या होता है? जहाँ पे आपकी वेबसाइट चलती है, जहाँ से लेट्स से facebook.com. तो facebook.com कहीं किसी सर्वर पे चल रही होगी, किसी सर्वर पे. जो वेबसाइट होती हैं वो वेब सर्वर पे चलती हैं और जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो फेसबुक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन सर्वर पे चलती है. समझ रहे हो आप दोनों चीजों को? वेब सर्विस एप्लीकेशन सर्विस से कनेक्टेड होती है हमेशा, ये याद रखना. वेब सर्विस एप्लीकेशन सर्विस से कनेक्टेड होती है हमेशा. वेब सर्विस अगर डाउन है तो आपकी ऐप भी डाउन ही रहेगी. याद रखिएगा इस चीज को, आप कभी गौर भी करिएगा. इफ facebook.com is not responding, then 100% Facebook app will not work. But if Facebook app is not working, then there is a chance that facebook.com over the browser can work. Okay, तो जो भी उसको होस्ट कर रहा है, मतलब जो भी उस facebook.com को चला रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि इंटरनेट सर्विस चलती रहे और जो भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या जो भी जहाँ पे भी वो सर्वर है उसकी पूरी मेंटेनेंस, उसको पूरा ऑपरेट करना उस सर्वर को चलाने वाले की जिम्मेदारी है. Second says other of communication and other services. Other utility services have potential impact among these telephone, water, wastewater, cable, television, custodial service. ये मैंने बताया था कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन के मेथड नहीं है, फोन नहीं है तो आप एक दूसरे को कॉल नहीं कर पाओगे. टीवी कनेक्शन नहीं है तो नहीं हम मेरे पास मतलब इंफॉर्मेशन आ पाएगी. The threat of loss of service can lead to inability to function properly. हम पे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आए तो हम कुछ उससे रिलेटेड फंक्शन, मतलब कुछ काम कैसे कर पाएंगे. पावर रेगुलरिटीज क्या कहता है कि वोल्टेज लेवल कैन इंक्रीज और डिक्रीज, स्पाइक, मोमेंटरी इंक्रीज, सर्ज, प्रोलॉन्ग इंक्रीज. प्रोलॉन्ग मतलब काफी टाइम तक एकदम बढ़ता जा रहा है, चला जा रहा है, जा रहा है. सैग, मोमेंटरी लो वोल्टेज, कि वोल्टेज एकदम से बिल्कुल ही लो गई. ब्राउन आउट, प्रोलॉन्ग ड्रॉप, काफी देर तक ड्रॉप ही है. फॉल्ट, मोमेंटरी लॉस ऑफ पावर. ब्लैकआउट, प्रोलॉन्ग लॉस, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गई. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज susceptible to fluctuation. Controls can be applied to manage power quality. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन हो सकती है और उसमें कंट्रोल लगा सकते हैं उसकी पावर क्वालिटी के लिए. कैसे? स्टेबलाइजर का यूज करके. ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. थैंक यू क्लास, स्टे सेफ, बाय बाय.